नमस्कार दोस्तों, पिछली वीडियो के बाद हम लोग आगे के टॉपिक जो पिछले वीडियो हमने 4 टॉपिक आप लोगों को क्लियर किए, जिसमें आपका स्टोन इरा यानी कि पाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यानी हड़प्पा सभ्यता, वैदिक काल का परिचय यानी कि वैदिक एज, और 6th सेंचुरी BC। यहाँ तक के साधारण परिचय आप लोगों को दे दिए थे। आज की वीडियो में हम लोग इससे आगे बढ़ना शुरू करेंगे और कोशिश करेंगे कि पूरा बचा हुआ इतिहास हम लोग एक वीडियो में फ्रेमिंग कर लें, और फ्रेमिंग के बाद नेक्स्ट वीडियो से हम लोग टॉपिक वाइज एनालिसिस करते हुए एक एक टॉपिक से बनने वाले प्रश्न और पूरे फैक्ट्स को भी कवर करते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी हमारा रुझान बहुत ज़्यादा फैक्ट्स पर नहीं होगा, अभी पूरे कंसेप्ट से सिलेबस को कवर करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले एक बार पुनः आप लोगों को 6th सेंचुरी BC के 3 प्रमुख बिंदुओं पर प्रकाश डालने का प्रयास करते हैं। हमने बताया था कि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व भारतीय इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। 600 ईसा पूर्व में जो सबसे क्रांतिकारी पहल रही, हमने बताया था कि लोहे की खोज। मानव सभ्यता के लिए और ख़ास करके भारतीय इतिहास में इसका सर्वाधिक महत्व है। और हमने बताया था कि लोहे की खोज से ही क्रमिक रूप से जो विकास हुआ, जैसे कृषि का विस्तार, उत्पादन प्रोडक्शन इंक्रीजमेंट, उत्पादन में वृद्धि, उत्पादन में वृद्धि के साथ व्यापार की वृद्धि, और व्यापार की वृद्धि के साथ शहरीकरण की प्रक्रिया का जन्म होता है। इस प्रकार से इन बिंदुओं को अगर दिमाग में रखें हम लोग, तो कभी भी 16 महाजनपदों के उदय की जो घटना है, जो शहरों के बनने की घटना है, उसमें किसी प्रकार का संदेह या डाउट नहीं रह जाएगा। इनको नोट कर लें। खास बात है कि इस वीडियो में या भाग 1 भाग 2 दोनों में आप लोग कोशिश करें कि कॉपी और पेन लेकर निश्चित रूप से देखें, जिससे क्योंकि सभी इम्पोर्टेंट बिंदु होंगे। विस्तार तो बहुत अधिक नहीं होगा, लेकिन कंसेप्ट कोई नहीं छूटेगा, इतना हमारा दावा रहेगा। और जो भी लोग इसके साथ लगकर पढ़ाई करेंगे, उन्हें जीवन में GS की समस्या नहीं होगी, खासकर भी वनडे एग्ज़ाम के लिए। फिर इसके बाद कोशिश करेंगे क्रमिक रूप से हम लोग PCS और IAS की भी वीडियो विथ क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन के साथ, व्याख्या के साथ आगे बढ़ते रहेंगे। तो लोहे की खोज एक लैंडमार्क घटना 600 ईसा पूर्व की थी। हालांकि इसे इतिहास की दृष्टि से उत्तर वैदिक काल की घटना के रूप में प्रस्तुत किया जाता है कि उत्तर वैदिक काल में यह संक्रमण हुआ था, यह बदलाव, यह रूपांतरण हुआ था। इसके साथ ही जो महाजनपदों में 16 महाजनपदों का नाम आता है, जिसमें काशी, कौशल, अंग, मगध, अवंती, चेदी, मत्स्य, वत्स्य, अनेक हैं, कुल 16 हैं कम से कम, जिनमें जो महत्वपूर्ण हैं उन पे हम प्रकाश डालेंगे कि शहरीकरण की घटना से कहाँ कहाँ पर विशेष रूप से भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में प्रगति हुई और कैसे इतिहास आगे बढ़ा। दोस्तों, 2 बिंदुओं पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहला, मगध साम्राज्य। अधिकांश विद्यार्थियों के मन में मगध साम्राज्य के अध्ययन को ही फोकस करना
उन्हें लगता है कि 16 महाजनपदों को ही हम पूरा का पूरा क्यों नहीं पढ़ रहे। तो क्योंकि भारत में, भारतीय महाद्वीप में, उपमहाद्वीप में मगध साम्राज्य का ही सबसे पहले विस्तार होता है और सबसे शक्तिशाली था, सबसे बड़ा क्षेत्रीय विस्तार था। यहीं से भारतीय इतिहास आगे बढ़ा है, यहीं से वंशावलियों की बेहतर शुरुआत हुई है, शासन व्यवस्था की शुरुआत हुई है, शासन की केंद्रीय शक्ति की शुरुआत हुई है। इसलिए मगध सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। अतः मगध का अध्ययन सबसे अधिक किया जाता है। और दूसरा नंबर पे जो अवंती का क्षेत्र है, अवंती राज्य भी लगभग उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मगध का है। एक अन्य जो दक्षिण भारत का एकमात्र महाजनपद था अस्मक। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि 16 महाजनपदों में दक्षिण भारत में कौन सा महाजनपद था। तो अस्मक महाजनपद दक्षिण भारत में देखा गया, इसका इतिहास देखा गया। तो मगध केंद्रीय विस्तार से किस प्रकार से आगे बढ़ता है, इस पे चर्चा करेंगे, जिससे आपके दिमाग में पूरी फ्रेमिंग बने। तो सबसे पहले देखते हैं कि मगध में कौन कौन सी वंशावलियों ने शासन किया। मगध के क्षेत्र में जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि सबसे पहले हर्यक वंश का उदय होता है, लेकिन इतिहासकारों में इस विषय को लेकर काफ़ी मतभेद है। कुछ इतिहासकार बृहदत्त वंश की भी चर्चा करते हैं, बृहदत्त वंश की भी चर्चा करते हैं। हालांकि इसका कोई स्थापित मानदंड नहीं है, ना ही इसका कोई विशेष क्षेत्रीय विस्तार है। इसलिए अधिकांश इतिहासकारों ने शुरुआत हर्यक वंश से मानी है। हर्यक वंश के बाद आपको क्रमशः मगध क्षेत्र में ही वंशावली दिखाई पड़ेंगी, जिसमें शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कर्ण वंश, ये मुख्य वंशावली रही। हर एक वंश के संस्थापकों को अभी डिटेल से पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस हमें वंशावली जानना है। इसके अतिरिक्त मगध में शासन सत्ता को देखेंगे तो इन्हीं वंशावली के बाद भारतीय क्षेत्रों में, भारतीय उपमहाद्वीप में मगध से सत्ता का विकेंद्रीकरण होना शुरू होता है। यानी कि भारत में जो मगध की केंद्रीय सत्ता थी, मगध की केंद्रीय सत्ता यह कमज़ोर होना शुरू हो जाती है और विकेंद्रीकरण की एक प्रवृत्ति जन्म लेती है। तो केंद्रीकरण यानी सेंट्रलाइजेशन और विकेंद्रीकरण यानी कि डिसेंट्रलाइजेशन, दोनों बिंदुओं को समझने का प्रयास करेंगे। पूरा इतिहास इन्हीं दो बिंदुओं में कहीं न कहीं सिमटा हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे और भी चीज़ें मिलेंगी, लेकिन केंद्रीकरण, केंद्रीय सत्ता और विकेंद्रीकरण के बारे में थोड़ा सा जानेंगे, जिससे हमें अनेक प्रकार के शासन के बिंदुओं का भी ज्ञान हो सके। तो सबसे पहले देखें, आप जानते हैं कि हर एक वंश से जो निम्न पड़ती है, जिसमें बिंबिसार का नाम आता है, जिसमें अजातशत्रु का नाम आता है, जिसमें उदायन का नाम आता है, शिशुनाग वंश है, नंद वंश। हम ये पढ़ते हैं कि नंद वंश के दौरान बहुत अधिक क्षेत्रीय विस्तार प्राप्त हुआ था और सर्वाधिक क्षेत्रीय विस्तार मगध साम्राज्य के रूप में मौर्य वंश के समय में प्राप्त हुआ, जिसमें सर्वाधिक योगदान अशोक, सम्राट अशोक का माना जाता है। और ज्यों ही अशोक का शासन भारत में समाप्त होता है, अंत होता है, विकेंद्रीकरण की परंपरा शुरू हो जाती है।
तो एक बेसिक कंसेप्ट हम लोगों के दिमाग में आ जाना चाहिए। बेसिक कंसेप्ट क्या है? बेसिक कंसेप्ट ये है कि जब तक हमारे देश में शासन में केंद्रीयकरण होगा, यानी कि शासन शक्तिशाली होगा, जैसे आज की डेट में देखें, आधुनिक समय में आज की बात करें, इस प्रासंगिकता से इस रिलेवेंसी को जोड़ने का प्रयास करेंगे तो देखेंगे कि आज हमारे पास एक मजबूत शासक के रूप में जनता के द्वारा अच्छे खासे बहुमत के साथ चुना गया प्रतिनिधि शासन व्यवस्था में प्रमुख रूप से दिखाई पड़ रहा है। तो हमारे पड़ोसी और वैश्विक जगत में हमारी प्रतिष्ठा और हमारा नाम बिल्कुल आगे चल रहा है। इस समय कोई भी विदेशी सत्ता हमारे ऊपर आक्रमण करने के बजाय अपने डिफेंस में लगी हुई है, अपनी रक्षा में लगी हुई है। सेम कंसेप्ट अशोक के काल में था। अशोक के शासनकाल के दौरान तक जब तक हमने केंद्रीकरण को मजबूत रखा, पूरे भारत, उत्तरी भारतीय क्षेत्र को मजबूती से केंद्रीकृत रखने का प्रयास किया, वहाँ तक हमें विदेशी आक्रमण के कोई विशेष पुट नहीं दिखाई पड़ते हैं। हालांकि छिटपुट विदेशी आक्रमण दिखाई पड़ेंगे नंद वंश के साथ, क्योंकि बीच में थोड़ी सी सत्ता डगमग हुई थी। तो यहाँ पे हमें दिखाई पड़ेंगे ईरानी आक्रमण, इनकी भी चर्चा करेंगे, और यूनानी आक्रमण, इनकी भी चर्चा करेंगे। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में बता देंगे अभी, और फिर डिटेल वीडियो में बताएंगे। तो ज्यों ही नंद वंश के बाद नंद वंश का अंत हुआ था, तो हमारे पड़ोसी ईरान ने हमारे पर आक्रमण करना शुरू किया। यानी कि हमारे पास देखने को मिलते हैं कि डेरियस, साइरस, पहला विदेशी आक्रमण साइरस डेरियस, जिसे दारा के नाम से भी जानते हैं, का देखने को मिला। उसके बाद विश्व विजेता बनने की इच्छा रखने वाले सिकंदर, जो फिलिप द्वितीय का पुत्र था, उसको भी हम लोग देखते हैं कि वो भारतीय साम्राज्य में अनेक शक्तियों के साथ संघर्ष करते हुए दिखाई पड़ता है। हालांकि उन्हें भारत में आंशिक सफलता ही मिलती है। और इसके बाद मौर्य वंश में तो किसी की हिम्मत ही नहीं पड़ती है, क्योंकि मौर्य वंश में अशोक को चंड अशोक के नाम से भी जाना जाता है। और जब ये शासक नहीं था, जब ये गवर्नर के रूप में काम करता है, तभी दिखाई पड़ता है कि जहाँ पर अशोक किसी विद्रोह को दबाने के लिए आगे बढ़ता था, तो विद्रोह आधे रास्ते पहुँचते ही समाप्त हो जाता था। तो केंद्रीय शक्ति जब तक अधिक रहेगी, तब तक कोई विदेशी आक्रमण भारत में नहीं होगा। और ज्यों ही मगध साम्राज्य का अंत हुआ, विकेंद्रीकरण शुरू हो जाएगा। आप देखेंगे, बाद में हम आपको अभी साथ साथ बताते चलेंगे कि ज्यों ही मगध साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त होने की ओर बढ़ता है, तो राजधानियों का परिवर्तन भी दिखाई पड़ जाता है। अगर हम कंसेप्ट रूप में देखें पूरे इतिहास को, तो राजधानी परिवर्तन से भी हम इतिहास के मूल्यांकन को आगे बढ़ा सकते हैं, इतिहास को पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे पहली राजधानी राजगृह थी, यानी कि सत्ता उत्तरी भारत में केंद्रित थी। राजधानी पाटलिपुत्र पहुंची, बिल्कुल वही नाम है, सत्ता केंद्रीकृत है, कोई विदेशी विशेष आक्रमण नहीं है। राजधानी इन्हीं क्षेत्रों में सेंट्रलाइज्ड है, ज़्यादा से ज़्यादा वैशाली तक जाती है। तो इस पूरे मौर्य वंश के दौरान या पूरे मगध साम्राज्य के दौरान राजगृह, पाटलिपुत्र, वैशाली आदि में राजधानी केंद्रित होती है। लेकिन ज्यों ही मगध साम्राज्य का अस्तित्व समाप्त होता है, हमारी राजधानी मध्य भारत की ओर, मध्य भारतीय क्षेत्रों की ओर दिखाई पड़ती है कि राजधानी मध्य भारत के क्षेत्र में पहुंच चुकी है, जो प्रतिष्ठान तक जा चुकी है, जो सातवाहनों के काल में दिखाई पड़ता है। तो इस तरह से जब हम इतिहास को पढ़ते हैं, तो प्राचीन भारत कठिन होते हुए भी, जैसे कि रुचि नहीं लगती है लोगों को, समझ में नहीं आता है, तो बहुत फैक्ट्स नहीं पढ़ा रहे। आपने देखा साधारण तरीके से कि एक मगध साम्राज्य शुरुआत में केंद्रीकृत रहा, और उसके विकेंद्रीकृत होने पर, यानी कि टूट जाने पर,
अनेक छोटी छोटी शक्तियों का शासन, जिनमें सातवाहन प्रमुख थे। अब छोटी शक्तियों में अनेक छोटे छोटे राज्यवार, जैसे भारत में राज्य रहा, तो सातवाहन वंश सबसे मजबूत था, सबसे केंद्रीकृत था, सबसे ताकतवर था, तो हम सातवाहन का अध्ययन करते हैं। हालांकि छोटे मोटे वंशावलियों का भी परिचय हमारी किताबों में दिया गया रहता है, लेकिन हम प्रश्न उन्हीं से पाते हैं जो केंद्रीय रूप से ताकतवर होते हैं। सातवाहनों के शासन, और सातवाहनों की सबसे बड़ी विशेषता क्या थी? सातवाहन की सबसे बड़ी विशेषता थी कि इनके यहाँ मात्र सत्तात्मक सत्ता पहली बार भारत में देखने को मिलती है। आज के युग में हम मात्र सत्तात्मक की ओर, महिला सशक्तिकरण की ओर, महिला कल्याण की ओर चर्चा करते हुए देखे जाते हैं। अनेक सेमिनार किए जाते हैं, अनेक चर्चाएं की जाती हैं। हम 21वीं सदी का बनने की अपेक्षा रखते हैं, लेकिन भारत में देखा जाए तो सातवाहनों के काल में ही यह क्रांति हो चुकी थी कि यहाँ के शासकों ने अपने नाम के आगे माताओं के नाम को श्रेय दिया। गौतमी पुत्र सातकर्णी, वशिष्ठी पुत्र पुलवामी या यज्ञसी सातकर्णी, ऐसे अनेक नाम आप देखेंगे जिससे भारतीय इतिहास के बारे में परिचय मिलेगा। तो ये इस तरह से सातवाहनों के काल में राजधानी मध्य भारत में। अशोक के बारे में, अशोक के शासन के बारे में थोड़ा सा परिचय हम आपको दे देते हैं, जिससे अशोक महान क्यों कहा जाता है इसके बारे में जानें। भारत का या उत्तरी भारत का कहें तो ज़्यादा विशिष्ट होगा। उत्तरी भारत का पहला ऐसा शासक है जिसने शासन में उन सभी उपायों को शामिल किया जो आज भी हमें दिखाई पड़ते हैं शासन व्यवस्था में। हालांकि वो राजवंश की, राजतंत्र की व्यवस्था है, आज हमारे पास लोकतंत्र की व्यवस्था है। राजतंत्र और लोकतंत्र का कोई तुलनात्मक अध्ययन नहीं हो सकता है, क्योंकि लोकतंत्र जनता के अधिकार से संबंधित होता है। राजतंत्र में जनता को उतने अधिकार या अधिकार लगभग ना के बराबर होते हैं, और मानव अधिकार तो चर्चा में भी नहीं होते हैं। लेकिन इस समय देखें अशोक के शासनकाल में, तो अशोक महान क्यों था, थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सबसे पहली बात, शासन के लिए 6 समितियों का गठन। देखिए, समिति व्यवस्था जिसे हम पढ़ते हैं कि ये आधुनिक भारत में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के बाद 1919 से शुरू देखी जाती है, और 1921 से समिति व्यवस्था भारत में लागू हो गई, समितियां बनना शुरू हो गई। लेकिन 6 समितियां यहीं दिखाई पड़ती हैं। और भी देखें भारतीय इतिहास को तो वैदिक काल में भी सभा और समिति का वर्णन प्राप्त होता है। जब डिटेल वीडियो बनेगा तो हम उस पर चर्चा करेंगे। साथ ही अधिकारी वर्ग दिखाई पड़ता है, साथ ही मंत्रियों का वर्ग दिखाई पड़ता है। इनकी निश्चित संख्या भी दिखाई पड़ती है। शासन को बेहतर बनाने के लिए गुप्तचर व्यवस्था भी दिखाई पड़ती है। विदेशी राजाओं से संबंध भी दिखाई पड़ता है। धार्मिक प्रचार भी दिखाई पड़ता है, जिसमें इनके पुत्र महेंद्र और संघमित्रा भी शामिल रहे। तो शासन के आधुनिक मानदंडों के अनुसार राजतंत्र की व्यवस्था में शासन करते हुए दिखाई पड़ता है अशोक। अंतिम रूप से गुप्तचर व्यवस्था इतनी बेहतर थी, इंटेलिजेंस इतना बेहतर था कि अंतिम रूप से प्रतिदिन की रिपोर्ट अशोक के पास पहुंच जाया करती थी। तो इसीलिए और भी इतने व्यवस्थाएं थीं। साथ ही आप जानेंगे कि अशोक ने केंद्रीकरण करने के लिए उत्तरी भारत के अनेक क्षेत्रों को जीत लिया था, और सबसे मजबूत प्रतिरोध जहाँ से प्राप्त हुआ था वो था कलिंग युद्ध, जहाँ से अशोक के अलग रूप का वर्णन प्राप्त होता है। तो इस तरह से संक्षेप में अशोक के बारे में हमने विशेष डिटेल नहीं किया है। अशोक के बारे में जाना, इस तरह से अशोक ने शासन व्यवस्था को आगे बढ़ाने का प्रयास किया।
और शासन व्यवस्था से ही सुधरती है अर्थव्यवस्था, शासन व्यवस्था से सुधरती है सामाजिक व्यवस्था, और शासन व्यवस्था के ही संदर्भ में होती है राजनीतिक व्यवस्था, और सांस्कृतिक व्यवस्था को स्वयं ही आयाम प्राप्त होता है यदि शासन व्यवस्था बेहतर होती है। अगर किसी क्षेत्र की शासन व्यवस्था बेहतर है तो उस क्षेत्र के व्यापारी आराम से व्यापार करेंगे, और व्यापार करेंगे तो तरक्की निश्चित है, व्यवसाय आगे बढ़ेगा, लोगों के पास हर प्रकार की सुविधाएं पहुंचेंगी, समाज उन्नति करेगा, क्योंकि समाज के पास जब हर तरह की सुविधाएं धन धान्य से संपन्न होंगे तो सुविधाएं पहुंचेंगी तो समाज भी उन्नति करेगा। लोग धन धान्य से संपन्न होंगे तो राजनीति व्यवस्था के रूप में भी आगे भागीदारी करते हुए दिखाई पड़ेंगे, और उनका एक विशिष्ट कल्चर, एक विशिष्ट संस्कृति भी बनेगी, ऐसा देखा जाएगा। तो अशोक इसलिए महत्वपूर्ण है, बाकी डिटेल चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। आज फ्रेमिंग के लिए इतना पर्याप्त है। हम बात कर रहे थे विकेंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, विकेंद्रीकरण, केंद्रीकरण, इन्हीं पर पूरा भारतीय इतिहास आपको विशेष रूप से मध्यकालीन भारतीय इतिहास तक इसी पर आधारित दिखाई पड़ेगा। आगे देखते हैं, सातवाहन शासन हम लोग जहाँ देख रहे थे, सातवाहन वंश, हमने देखा कि राजधानी मध्य भारत में पहुँच गई, मध्य भारतीय क्षेत्रों में पहुँच गई, प्रतिष्ठान आदि में। कहाँ पहुँच गई? प्रतिष्ठान। यानी कि आप जानते होंगे कि सातवाहन वंश को आंध्र सातवाहन वंश भी कहा जाता है। हालांकि उस समय में आंध्र जातीय कहा जाता है, लेकिन आंध्र से अगर हम राज्य के कंसेप्ट को भी दिमाग में रखें तो जानेंगे कि मध्य भारतीय क्षेत्रों में मजबूत शासन हो गया और मगध में कमजोर शासन हो गया। अब देखिए, लेकिन विकेंद्रीकरण से समस्या क्या होती है? जब छोटे छोटे अनेक राजा हो जाएंगे और शासन का विकेंद्रीकरण हो जाएगा, छोटे छोटे केंद्र बन जाएंगे, तो विदेशियों को तुरंत मौका मिल जाएगा, विदेशियों को अवसर प्राप्त होगा, और भारत में भी विदेशियों को अवसर प्राप्त हुआ, जिसमें आपको 4 आक्रमण दिखाई पड़ते हैं मुख्य रूप से, जिनमें हिंद यवन, जिनमें शक शासक, जिसमें पहलव या पार्थियन, और इसके बाद आप लोगों को दिखाई पड़ेंगे कनिष्क आदि के शासक के रूप में यहाँ पर दिखाई पड़ते हैं। तो 4 शासक, हिंद यवन, शक शासक, कुषाण वंश के शासक। इतिहास के अध्ययन में वनडे एग्जाम्स की तैयारी करने वाले अधिकांश स्टूडेंट जो होते हैं वो हिंद यवन, इंडो ग्रीक, शक, पहलव, कुषाण डायनेस्टी, इन सब को ये समझ ही नहीं पाते हैं कि ये भारतीय हैं या विदेशी। साफ साफ दिखाई पड़ रहा है कि ज्यों ही विकेंद्रीकरण की परंपरा भारत में शुरू हुई, अचानक हमारे देश में भारतीय उपमहाद्वीप के क्षेत्रों में विदेशी आक्रमण, जिनमें अधिकांश आक्रमण चीन, अफगानिस्तान और ईरान से होते हुए दिखाई पड़ते हैं, जिससे आपको ये भी क्लियर हो जाएगा कि भारतीय उपमहाद्वीप के देश ये सभी नहीं हैं, ये सभी अलग देश हैं, अलग संस्कृति के हैं, और इनमें अधिकांश जनजातीय प्रकार के लोग हैं जो असभ्य हैं, बर्बर हैं, जिनकी कोई विशेष संस्कृति नहीं है। ये भारत में आक्रमण करके अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। इन्हीं में हिंद यवन शासकों में मेनांडर का विशेष वर्णन हमें प्राप्त होता है। तो इस तरह से देखेंगे कि विदेशी, ज्यों ही विकेंद्रीकरण की सत्ता हुई, विदेशियों के शासन हमारे पर दिखाई पड़ते हैं। गलती कहाँ होती है?
ये सब तो मान लिया कि हम लोग समझ जाते हैं। समस्याएं कहाँ पर आती हैं, क्यों इतिहास यहीं से भूलने लगता है, इन बिंदुओं पर भी हम चर्चा शुरू करते हैं। जैसे यहीं से स्टूडेंट्स को इंटरेस्ट धीरे धीरे समाप्त होने लगता है, खास करके प्राचीन भारत में, क्योंकि उन्हें लगता है कि ठीक है इस तरह के लोग थे तो यहाँ से क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, प्रश्न कहाँ से आएंगे। उन सब पे चर्चा तो डिटेल वीडियो में होगा, लेकिन देखें कि क्यों इंटरेस्ट समाप्त होता है। क्योंकि भारतीय इतिहास को खास करके जब प्राचीन भारत का पढ़ें तो उत्तर भारतीय इतिहास को अलग कर लें, उत्तर भारतीय इतिहास को अलग कर लें और दक्षिण भारतीय इतिहास पर भी हम फोकस करते हुए चलें, दक्षिण भारतीय इतिहास पर भी हम फोकस करते हुए चलें। ऐसा नहीं कि केवल मगध सातवाहन के साथ या विदेशी आक्रमणों के साथ केवल उत्तर भारत में ही शासन की प्रक्रिया ने जन्म लिया था, साथ साथ दक्षिण भारत में भी शासन की प्रक्रिया आगे बढ़ रही थी, जिसमें हमें संगम, जो 3 संगम दिखाई पड़ते हैं, ये संगम वंश नहीं है, ये मदुरई नाम सुना होगा आप लोगों ने, यानी कि चेर चोल पांड्य, जो 3 विशेष हैं साउथ इंडियन, चेर चोल और पांड्य, इन तीनों का उद्भव शुरू होता है। और इन तीनों का, क्योंकि साउथ इंडिया में विदेशियों का अधिक हस्तक्षेप नहीं रहा, अधिक हस्तक्षेप नहीं रहा, इसका कारण हम लोग जानते ही हैं, अधिक हस्तक्षेप नहीं रहा क्योंकि भारत में शुरुआती समय में, प्राचीन इतिहास में समुद्री क्षेत्र से विदेशी आक्रमण करना एक दुरूह कार्य था और दुनिया में इस स्तर पर अधिक प्रगति भी नहीं हुई थी। हालांकि व्यापार होते थे, व्यापार तो प्राचीनतम काल से होते थे, हड़प्पा काल में ही व्यापार के साक्ष्य मिले हैं और बाकायदे व्यापार दुनिया के देशों से हम लोग करते थे, अरब सागर से करते थे, मेसोपोटामिया की सभ्यता से करते थे, सुमेरियन सभ्यता के साथ लगे हुए थे, लेकिन इतनी ताकत नहीं थी कि समुद्री रास्ते से हम लोग युद्ध कर सकते या विदेशी आक्रमण हो पाता। तो हमारे पास केवल, अगर उत्तर पश्चिम के क्षेत्र को देखें, यानी कि हमारा राजस्थान और पंजाब का क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र, तो इन्हीं क्षेत्रों से केवल विदेशी आक्रमण संभव था। तो इसलिए साउथ इंडिया में कोई विदेशी प्रभाव या विदेशी हस्तक्षेप दिखाई नहीं पड़ता है। इस संगम काल को संगम साहित्य का काल कहा जाता है। संगम साहित्य यानी साउथ इंडिया, जब भारत में, उत्तरी भारत में वंशावली और शहरीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, तो दक्षिण भारत में साहित्य का सृजन हो रहा है। जैसे हमारे पास वैदिक काल में साहित्य का सृजन हुआ, उसी प्रकार से साउथ इंडिया में थोड़े समय बाद हमको साहित्यिक विस्तार की घटनाएं देखने को मिलती हैं। हालांकि आने वाले कुछ ही समय में अभी चेर, चोल और पांड्य ये सभी एक ताकतवर वंशावली के रूप में दिखाई पड़ेंगे। तो साथ साथ उत्तर भारतीय इतिहास और दक्षिण भारतीय इतिहास को जब पढ़ेंगे तो कभी भूलने की बात नहीं होगी। यानी कि जिस समय अशोक के शासन, सातवाहनों के शासन, ये सब उत्तर भारत में शासन कर रहे थे, तो दक्षिण भारत में चेर, चोल, पांड्य आदि के नाम से भी वंशावली चल रही थी, जिनके शासन के अपने अपने प्रतीक हुआ करते थे। और उत्तर भारत में विदेशी आक्रमण भी आपने देख लिया। तो यही केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की प्रवृत्ति लगातार आगे बढ़ती रहेगी। प्यारे मित्रों, स्टूडेंट्स, आप इसे सीक्वेंस में नोट करते जाएं, बनाते जाएं नोटबुक में, जिससे आपको एक वीडियो से ही पूरा फ्रेमिंग करने में कोई समस्या ना हो। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे और देखते हैं कि विदेशी आक्रमण तो हो चुका, तो क्या विदेशियों की सत्ता ही भारत पर काबिज हो जाएगी? हमारी मिट्टी तो ऐसी है ही नहीं है कि कोई हमारे यहाँ आए और
लगातार वो टिका रहे, और अगर टिक जाएगा तो भारतीय संस्कृति का इतना प्रभाव है कि वो भारतीय होकर ही रह जाएगा। ऐसा देखने को मिला है, अनेक लोग विदेशों से आए, उनमें से कुछ गलत प्रकार के कुतर्क करते हुए दिखाई पड़ते हैं। इनमें से जो विदेशी आक्रमण आए थे, जो हिंद एवं शक, पहलव, कुषाण ये सब आए, इनमें से कुछ तो भारतीय ही हो गए और कुछ को विरोध का सामना करना पड़ा और वो गए, क्योंकि इसके बाद एक अन्य गुप्त वंश की मजबूत परंपरा हमको प्राचीन भारत में दिखाई पड़ती है। यह भी शासन की केंद्रीय परंपरा है, केंद्रीय परंपरा है। और जैसा कि हमने बताया था कि 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत मानी जाती है। तो अगर ये संवत जो कल के वीडियो में बताया था, संवत को दिमाग में रखेंगे तो आपके दिमाग में ये फ्रेमिंग रहेगी कि गुप्त वंश इसी के आसपास आगे बढ़ा, जिसकी स्थापना श्रीगुप्त के द्वारा की गई थी। इसके अलावा कौन कौन आए? इनमें चंद्रगुप्त का नाम आता है, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त, जिन्हें भारत का नेपोलियन भी कहा जाता है। अब कितने मजे की बात है, समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेपोलियन का समय देखें, समुद्रगुप्त का समय देखें, विचारों को भारतीय उपमहाद्वीप में थोपा गया है और हम लोग उसी प्रकार से अपना लेते हैं। हम चाहें तो इसका प्रतिकार करें, क्वेश्चन को सॉल्व करते समय हम समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहें, लेकिन हम ये माने कि नेपोलियन समुद्रगुप्त की तरह था, न कि समुद्रगुप्त नेपोलियन की तरह थे, क्योंकि भारत के महाद्वीप, एक ही देश में, एक ही क्षेत्र में ऐसे अनेक लोगों के उदाहरण प्राप्त होते हैं, जैसे कालिदास और शेक्सपियर की तुलना मिलती है। तो दुनिया का साहित्य, दुनिया का शासन एक तरफ और भारत का शासन, भारत का साहित्य एक तरफ, तो निश्चित रूप से हमारी परंपरा सबसे बलवती है, ये ध्यान में रखना होगा। समुद्रगुप्त के बाद विशेष शासन दिखाई पड़ता है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य, जिनको हिंदू धर्मोद्धारक कहा जाता है। अनेक प्रकार की परम भागवत जैसी उपाधियाँ दी गई हैं। इन्होंने कहा जाता है कि 400 से अधिक मंदिरों की स्थापना भारत में करवाई थी। तो गुप्त वंशावली के समय और इसके अंतिम शासक देखा जाएगा कुमारगुप्त तक, जो एक शासन की परंपरा विकसित हुई, फिर से एक केंद्रीय शासन, केंद्रीकरण की प्रवृत्ति हुई, तो हमें विदेशी आक्रमण देखने को नहीं मिलेंगे। और इसी गुप्त वंशावली के द्वारा जो पूर्व के विदेशी आक्रमण थे उन्हें प्रतिस्थापित भी किया गया, उन्हें यहाँ से समाप्त भी किया गया। तो ज्यों ही केंद्रीकरण की परंपरा शुरू होगी तो भारत मजबूत दिखाई पड़ेगा, तो विदेशी आक्रमण फिर से दूर दिखाई पड़ेंगे। लेकिन ज्यों ही गुप्त वंश कमजोर होगा तो भारत में फिर से कुछ विकेंद्रीकरण शुरुआत में और धीरे धीरे एक लंबा विकेंद्रीकरण शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, गुप्त वंश के बाद जो परंपराएं भारत में शुरू होती हैं, वहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि यहीं से प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास जुड़ा हुआ है, जो आपको बिल्कुल भी समझ से परे लगता है। आज से हम लोग चुटकियों में समझने का प्रयास करेंगे, बड़े आसानी के साथ। देखिए ध्यान से, हम जानते हैं गुप्त वंश के बाद हमें हर्षवर्धन का शासन उत्तरी भारत में देखने को मिला। तो हर्षवर्धन के समय में कुछ केंद्रीकरण रहा, हालांकि केंद्रीकरण धीरे धीरे कमजोर हो रहा। गुप्त में मजबूत हुआ, मौर्य में मजबूत था। हर्षवर्धन के समय कुछ केंद्रीकरण रहा, लेकिन धीरे धीरे कमजोर स्थिति होने लगी। और हर्षवर्धन के बाद शासन का समय इनके देखें तो लगभग 650 ईस्वी तक का शासन है। और भारत में देखिए 712 से मध्यकालीन इतिहास को पढ़ा जाता है। हालांकि उन सबको डिटेल में देखेंगे आगे। यहाँ पे बस इतना दिमाग में रखें कि हर्षवर्धन के बाद फिर से भारत में विकेंद्रीकरण की परंपरा दिखाई पड़ेगी और अनेक प्रकार के छोटे छोटे राजा दिखाई पड़ेंगे। यहीं पे अगर आपको इतिहास समझ में आ जाए
तो कभी भी प्राचीन इतिहास और मध्यकालीन इतिहास का लिंक नहीं टूटेगा, जुड़ाव नहीं टूटेगा, और जुड़ाव नहीं टूटेगा तो कभी भी समझने में, इसको फ्रेम बनाने में कोई समस्या नहीं आएगी। कैसे देखेंगे? जब हर्षवर्धन के बाद विकेंद्रीकरण की परंपरा शुरू हुई तो उत्तर भारत में अनेक छोटे राज्यों की स्थापना हुई, और पैरेलल समानांतर रूप से दक्षिण भारत में भी अनेक छोटे राज्यों की स्थापना हुई। अब आप स्वयं सोचें, छोटे राज्यों की स्थापना हुई, अपने दिमाग में थोड़ा सा चेतना जगाएं, सोचिए कि जब उत्तर भारत में एक ही केंद्रीय सत्ता होगी तब विदेशियों को आसानी होगी यहाँ पर आक्रमण करने में, या जब छोटे छोटे अनेक राज्य होंगे? निश्चित रूप से आप कहेंगे कि छोटे अनेक राज्य होंगे तो आसान पड़ेगा। ध्यान से देख लें कौन कौन से हर्षवर्धन के बाद छोटे छोटे अनेक राज्य बन गए। जैसे आपको दिखाई पड़ता है, सबसे पहले तो त्रिकोणीय संघर्ष दिखाई पड़ता है, गुर्जर प्रतिहार। देखिए यहाँ से आप लोग गंभीर होते थे, आज से गंभीर होना बंद कर देंगे, एक कंसेप्ट बन जाएगा। गुर्जर प्रतिहार आपको दिखाई पड़ते हैं। आपको पाल वंश दिखाई पड़ता है, आपको चंदेल वंश दिखाई पड़ता है, आपको गढ़वाल वंश दिखाई पड़ता है। इसको थोड़ा सा ऊपर हम लिख देते हैं जिससे आप लोगों को दिखता रहे और अच्छे से आप लोग इसको देख पाएँ और समझ पाएँ। साथ में आपको चौहान वंश दिखाई पड़ता है, परमार वंश दिखाई पड़ता है। ध्यान से देखिएगा, और भी अनेक वंशावली हैं। एक मोटा ज्ञान, एक संक्षिप्त ज्ञान देने का प्रयास करते हैं। तो आप देखें कि उत्तर भारत में छोटे छोटे अनेक राज्य बन गए हैं। अब विदेशियों को भारत में आक्रमण करना और एक एक राज्य को पराजित करके उस पर अधिकार कर लेना, उस पर शासन को आगे बढ़ाना कितना आसान हो गया। दक्षिण भारत में देखें, राष्ट्रकूट वंश, यहाँ पर चालुक्य, यहाँ पर पल्लव, यहाँ पर अभी आपने पढ़ा था चेर चोल पांड्य। इस तरह से साउथ इंडिया यानी कि दक्षिण भारत में भी अनेक प्रकार के छोटे छोटे राज्य थे। और त्रिकोणीय संघर्ष में हम लोग पाल वंश, गुर्जर प्रतिहार और राष्ट्रकूट को देखते हैं। तो भारतीय राजा आपस में ही सत्ता पाने का प्रयास करते हैं। आपको पता होगा कि हर्षवर्धन ने प्रतिष्ठान से राजधानी को परिवर्तित करके, उसके पहले ही कन्नौज राजधानी हुई थी, उसके पहले राजधानी थानेश्वर हुई थी, और थानेश्वर के बाद राजधानी कन्नौज कर दी गई थी। हर्षवर्धन तो अपने दान के लिए जाना जाता है, ये सब डिटेल में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अब राजधानी परिवर्तन को भी ध्यान से देखिए। पहले राजधानी मगध के अनुसार, फिर सातवाहन के अनुसार, फिर गुप्तों के अनुसार, फिर पाटलिपुत्र पहुंच गई थी, थानेश्वर पहुंच गई, कन्नौज पहुंच गई। तो राजधानी परिवर्तन से ही इतिहास दिखा रहा है कि इतिहास कहाँ जा रहा है। अब कन्नौज की सत्ता पूरे उत्तर भारत की सत्ता का प्रतीक बन चुका था। हर राजा ये चाहता था कि हम कन्नौज पे शासन करेंगे तो पूरे देश में, पूरे उत्तर भारत में नंबर 1 कहलाएंगे। तो भारतीय राजाओं में आपस में ही युद्ध की घटनाएं देखने को मिलती हैं, जिसमें मुझे लगता है लगभग 6 चरणों का युद्ध है। गुर्जर प्रतिहार, पालवंश जो बंगाल के पालवंश हैं, और राष्ट्रकूट के मध्य देखने को मिलता है। लेकिन इतनी ही घटनाएं नहीं, कुछ ऐसे भी राजा इसमें हो रहे हैं जिनके कार्यकाल में अनेक प्रकार के बेहतर कार्य भी किए जा रहे हैं। जैसे राष्ट्रकूट के शासन में अनेक प्रकार के साहित्य का सृजन किया जा रहा। इसके पहले के गुप्त काल को अगर आप देखें तो आप जानते हैं कि गुप्त वंश, मेरा तो व्यक्तिगत मानना है कि गुप्त वंश भारत में हर क्षेत्र का स्वर्ण काल था।
चाहे नवरत्नों की परंपरा रही हो या किसी प्रकार का विकास रहा हो, चाहे गणित का विकास रहा हो, चाहे विज्ञान का विकास रहा हो, चाहे नक्षत्र विज्ञान का विकास रहा हो, चाहे मंदिरों का निर्माण रहा हो, अनेक प्रकार से गुप्त काल में हमारे कार्य दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार राष्ट्रकूटों में कार्य दिखाई पड़ते हैं। इसी प्रकार साउथ इंडिया में कृष्णदेवराय इत्यादि के कार्य दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वो कुछ बाद में आएंगे। तो एक हमको पूरा प्राचीन भारत और प्राचीन भारत से कैसे हम अब पहुंचेंगे मध्यकालीन भारत में, अगर इसे नोट कर लिया हो, नहीं तो आप लोग एक बार और देखकर इसको नोट कर लीजिएगा, भूलिएगा नहीं, बस लगातार बने रहिएगा। थोड़ा सा लंबी वीडियो होगी लेकिन पूरा इतिहास कवर करने का प्रयास करेंगे। हम लोग मध्यकालीन इतिहास में पहुंच चुके हैं, आपको महसूस नहीं होगा, मध्यकालीन इतिहास में पहुंच चुके हैं। किस प्रकार से जोड़ते हैं, समय देखिए 712 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक। 712 में ही अरबों के आक्रमण की घटना होती है। अब अरबों के आक्रमण की घटना यानी कि अरेबियन अटैक 712 में ही क्यों होता है? क्योंकि आपने देखा था 650 के आसपास हर्षवर्धन के शासन का अंत होता है, डिसेंट्रलाइजेशन यानी कि विकेंद्रीकरण होता है, तो विदेशियों को एक बार पुनः मौका मिलता है जब छोटे छोटे राज्य हैं एकदम मुफीद बना देते थे, हम लोग एकदम आसान बना देते थे कि विदेशी आए, आ बैल मुझे मार, आकर हमारे पर शासन करते थे। बस ये हमारे मिट्टी की खूबी है, आए थे आक्रमण करने, लूटने, लेकिन भारत में ही शासन करने लगे, भारत में निर्माण करने लगे, भारत में साहित्य का विकास करने लगे, भारत में सेना का संगठन बनाने लगे। भारतीयों को मिली भी चीज़ें लेकिन गंवानी ज़्यादा पड़ी। अरबों का आक्रमण, अब यहीं से हमें दिखाई पड़ेगा मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन, अलप्तगीन और सुबुक्तगीन। अलप्तगीन और सुबुक्तगीन के बाद महमूद गजनवी, महमूद गजनवी, और महमूद गजनवी के बाद मोहम्मद गोरी, और गोरी के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक से हम लोग यहाँ पहुँचने के बाद एक लंबी सांस लेते हैं स्टूडेंट, सभी विद्यार्थी, कि हाँ अब लग रहा है कि इतिहास आसान हो रहा है। क्योंकि इसके पहले उनके दिमाग में, लेकिन देखिए कितनी आसान सी बात है कि ज्यों ही उत्तर भारत में बटा हुआ है छोटा छोटा राज्य, दक्षिण भारत में बटा हुआ है छोटा छोटा राज्य, तो अरबों के लिए भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी राजस्थान से, यानी कि अगर अविभाजित भारत को देखें तो पाकिस्तान के क्षेत्रों से भारत में एंट्री करना, प्रवेश करना, आक्रमण करना आसान होता था। और क्योंकि उन लोगों का उतना आर्थिक विकास नहीं हुआ था, इसलिए वो लोग भारत की ओर अपने आप मूव करते थे। यहाँ क्योंकि धन धान से संपन्न थे, तो कुछ तो केवल लुटेरे रहे। कुछ लुटेरों का नाम हम लिख देते हैं जो प्योर लुटेरे थे। हालांकि बहुत से लोग इन्हें आजकल अपना आइकान भी मानते हैं, तो मानते रहें, उन्हें हम मना नहीं करेंगे। आइकान मानने वालों को कौन मना कर सकता है, लेकिन उससे उनके चरित्र के बारे में पता लगता है कि वो किस प्रकार के चरित्र के लोग हैं। जो तैमूर लंग को अपना आइकान मानेंगे, वो उनकी बातें हैं, वो अपने दिमाग में रखें। लेकिन मुख्य रूप से जो दिखाई पड़ेंगे, एक सबसे बड़ा लुटेरा दिखाई पड़ता है चंगेज खां, दूसरा तैमूर लंग। ये सब लुटेरे हैं, शुद्ध लुटेरे, इनका शासन से कोई वास्ता नहीं। और तीसरा जो दिखाई पड़ता है नादिर शाह, इनकी चर्चा भी आगे आएगी, जब डिटेल पढ़ेंगे तो इनको जानेंगे। इस तरह से छोटे छोटे राज्य के होने से धीरे धीरे भारत में महमूद गजनवी और मोहम्मद गोरी के द्वारा अंतः विकास किया जाता है, आगे बढ़ते हैं, शासन करते हैं। मोहम्मद गोरी के द्वारा तराइन का युद्ध आप लोग रटे पड़े हुए हैं, पूरा जानते हैं। 1191 ईस्वी, 1192 ईस्वी, 1194 ईस्वी,
2 तराइन के युद्ध हैं, एक चंदावर का युद्ध है, सभी लोग जानते हैं, सबके डिटेल बाद में किया जाएगा। तो इस तरह से मध्यकाल में हम एंट्री कर जाते हैं और मध्यकाल को समझते हैं। साथ ही साथ और आगे बढ़ने की परंपरा को हम लोग देखते हैं। कि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद क्या सिस्टम बना। अब देखिए, सबसे पहले देखें कि मुख्य रूप से 712 के बजाय 1206 से लेकर 1526 ईस्वी के समय को हम लोग सल्तनत काल के नाम से जानते हैं या दिल्ली सल्तनत लिखते हैं। यानी इसके पहले के शासन में दिल्ली चर्चा के केंद्र में नहीं है। हालांकि दिल्ली की स्थापना के बारे में जो कहा जाता है, दिल्ली की स्थापना अनंगपाल के द्वारा सर्वप्रथम की गई थी। हमारे देश में इतिहास के विद्यार्थी अपनी राजधानी का भी प्राचीन से लेकर आधुनिक तक का, आज तक का पूरा इतिहास दिमाग में नहीं रखते और कहते हैं मुझे एग्ज़ाम पास करना है। तो दिल्ली का, लखनऊ का वर्णन अगर आपके दिमाग में नहीं है, उत्तर प्रदेश की परीक्षा में लखनऊ का वर्णन नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट की परीक्षा में दिल्ली के बारे में जानकारी नहीं है, तो फिर ऐसी पढ़ाई से धिक्कार है। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है आपको पता होगा, यहाँ से देखना शुरू करें। गुलाम वंश ट्रिक के रूप में अगर देखना चाहें तो कहते हैं गुलाब खिले तो सांस लो, तो सांस लो। ये आपकी दिल्ली सल्तनत के वंशावली हैं, मुख्य वंशावली, जिसमें हमको कौन देखने को मिलेगा, गुलाम, इसके बाद बलबन को चाहे लिखने चाहे ना लिखें, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोदी। ये समीकरण आपको दिखाई पड़ता है। दिल्ली सल्तनत क्यों कहा जाता है, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश शासक बना और इल्तुतमिश ने पहली बार उत्तर भारत में अपने शासन की राजधानी दिल्ली को बनाया। इसलिए यहाँ से जितने भी शासक बनेंगे उन सब के दिमाग में दिल्ली पर केंद्रीय शासन स्थापित करना सबसे प्रमुख बात होगी। तो पूरा शासन यहाँ का दिल्ली सल्तनत कहलाता है। और इससे आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि मुगलों के काल में दिल्ली के अतिरिक्त आगरा को भी स्थान दिया गया था। ये अंतर है। यहाँ पर देखें गुलाम वंश की परंपरा, आप जानते हैं कि सभी गुलाम थे। अब भारत की कितनी दुर्दशा है। हमारे साहित्य के प्रणेता भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने भारत दुर्दशा नामक पुस्तक लिखी और हम लोग बड़े चाव से पढ़ते हैं कि हम भारत दुर्दशा पढ़ रहे हैं। भारत दुर्दशा को लिखा उन्होंने कि इससे हमें प्रेरणा मिलेगी और हम उसे सिलेबस में केवल इसलिए पढ़ते हैं कि हमें परीक्षा पास करनी है। ये भारत का दुर्भाग्य है कि भारत के विद्यार्थी बस केवल प्रेरणाओं को तो कोई स्थान ही नहीं देते हैं। लेकिन ठीक बात है, उसमें धीरे धीरे बदलाव आएगा, हम लोग मेहनत करेंगे लगातार। यहाँ से दिल्ली सल्तनत के इतिहास को आगे बढ़ाएं तो यहाँ कौन कौन से कार्य रहे, शासन के कौन से बिंदु रहे, केंद्रीकरण के कौन से बिंदु रहे, क्या ऐसा दिल्ली सल्तनत के शासकों ने किया जहाँ से हमें प्रश्न पूछा जाता है। तो सबसे पहली चीज़ तो, अगर गुलामों ने हमारे ऊपर शासन किया तो हम कितने निरीह प्राणी थे, ये हम आप सभी लोग सोचें, चर्चा करें कि किसी शासक का गुलाम हमारे ऊपर थोप दिया गया और हमारे ऊपर वो शासन कर रहा है, तो हम तो गुलाम स्क्वायर हो गए, गुलाम इनफाइनाइट हो गए। गुलामों का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक का भी गुलाम था, वो हमारे ऊपर शासन कर रहा है। अब यहीं से भारत में कुछ विशेष कार्य देखने को मिलते हैं, कुछ निर्माण देखने को मिलते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं, कुछ कार्य देखने को मिलते हैं जो हमसे पूछे जाते हैं। डेट का उतना अधिक महत्व नहीं रहा। सबसे पहली मस्जिद कुब्बतुल इस्लाम भी भारत में देखी जाती है।
जो भारत में अभी तक नहीं थी। इसके अलावा कुतुब मीनार भी देखी जाती है। इसके अलावा 2.5 दिन का झोपड़ा भी, अनेक प्रकार के निर्माण देखे जाते हैं। तो इस तरह से धीरे धीरे करके वंशावली आगे बढ़ती है। प्रमुख शासकों में देखें अगर दिल्ली सल्तनत में, तो इल्तुतमिश गुलाम वंश में एक मजबूत शासक, जिसे इसे स्थापित करने का श्रेय प्राप्त है क्योंकि इसने लंबे समय तक शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की भूमिका केवल 4 वर्षों तक रही, बाकी अन्य चीज़ें हम डिटेल में बाद में बताएंगे। इस तरह से इनका शासन चलता रहा। लेकिन इन सभी शासकों में सबसे महत्वपूर्ण खिलजियों का शासन रहा, और खिलजी को खिलजी क्रांति इसलिए कहा जाता है, जानते रहेंगे, जिसमें सबसे मजबूत शासक अलाउद्दीन खिलजी रहा। खिलजी क्रांति कहने का है कि इसने सबसे कम वर्षों तक, मात्र 30 वर्षों तक ही सब भारत में शासन किया, और भारत में अनेक प्रकार के बदलाव, चाहे वो सेना संबंधी बदलाव हो, चाहे वो नगद वेतन संबंधी बदलाव हो, स्थायी सेना रखना हो, चाहे गरीबों की मदद करना हो, चाहे कृषि विभाग को आगे बढ़ाना हो, चाहे बाजार नियंत्रण की नीति हो, इस प्रकार की अनेक नीतियां खिलजियों से हमें प्राप्त होती हैं। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडिया को हमेशा दिमाग में रखना है कि साथ साथ साउथ इंडिया भी दक्षिण भारत में विकास कर रहा है, लेकिन उसे हम बाद में देख लेंगे। खिलजियों के बाद तुगलक हमको देखने को मिलते हैं। तुगलक सैयद का कोई विशेष महत्व तो नहीं मिला। लोदी तक जाते हैं, और लोदी में हमें सिकंदर लोदी का एक विशेष शासन दिखाई पड़ता है, और तुगलक में फिरोज शाह तुगलक। हम उन्हीं की चर्चा कर रहे हैं जिन्होंने अभी फ्रेमिंग जो सिलेबस का फ्रेम कर रहे हैं, जिन्होंने भारत को कुछ दिया, जिन्होंने अपने कार्यों से भारत को कुछ दिया। तो सिकंदर लोदी ने भी दिया, फिरोज शाह तुगलक ने भी दिया। मोहम्मद बिन तुगलक का नाम भी आता है, लेकिन आप जानते हैं ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिसी उसकी फेल हो गई थी। तो ये पूरा दिल्ली सल्तनत का इतिहास संक्षेप में हमने आपको बताने का प्रयास किया। इसके अलावा मुग़ल काल की चर्चा और ब्रिटिश काल की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आप लोग कहेंगे कि इतना बड़ा वीडियो पढ़ाते हैं तो देखने का समय नहीं मिलता, लेकिन समय तो आप कल देख ही रहे हैं, बहुत पर्याप्त समय है। धुआंधार पढ़ाई करिए सब लोग, आगे बढ़िए। बेस्ट ऑफ लक।